को देख लिया। लेकिन हमारे लिए तो वो बात बहुत पहले से अंदाजा था कि ऐसा ही होना है। लेकिन अब क्योंकि ऑथेंटिक आप लोगों को भी पता चल चुका है और ऑफिशियली उनके पेज पर भी मौजूद है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि यस देयर वुड बी द 180 एमसीक्यूज। और फिर आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पोर्शन हमेशा की तरह किसका है, बायो। फिर उससे कम किसका है आपके पास केमिस्ट्री, और उससे भी कम किसका है फिजिक्स। तो ये बार बार हमको बात समझ आ गई है कि केमिस्ट्री और बायो का जो लिंक फिर आपस में बनता है, फिजिक्स का लिंक एक मेडिकल पढ़ने वाले बच्चे के साथ जरा कम बनता है। सही है, इसलिए उसका रेशो हमने क्या किया है, थोड़ा सा कम कर। लेकिन बात सारी ये नहीं है, पेपर अभी भी 3 घंटे का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बस एक काम हो गया है वहां पर, और वो काम ये हुआ है कि एक टॉपिक उन्होंने बकायदा बता दिया है। हालांकि अभी भी उन्होंने एक गलती कर दी है कि वो टॉपिक कहा नहीं, लेकिन हमें पता है उसमें से एमसीक्यूज आते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी एसिड बेस और बफर में से एमसीक्यूज आते हैं। सही है, क्यों है ऐसा, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक उन्होंने और ऐड कर दिया, दैट इज इंडस्ट्रियल। अगर आपने देखा कभी भी नहीं आता, फ्रेंडशिप में ही होता था। सही है, लेकिन ऑफिशियली मेंशन नहीं होता था, लेकिन एमसीक्यूज हमेशा। तो हमारे लिए फिर वो एक नई बात नहीं बनी, क्योंकि ये वो टॉपिक थे जो बच्चे आउट ऑफ सिलेबस कहते थे, लेकिन हम उनको पढ़ा के भेजते थे, क्योंकि हम क्या देखकर पढ़ाते थे, फेडरल की बुक, केपीके, सही है, पंजाब बोर्ड, सबको देख के ना हम यहाँ पे खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हो, तो हमें पता होता है कि जब पेपर बनता है ना, सारे बोर्ड्स को देखते हैं, हम कंपाइल करते हैं, उससे बोर्ड की बुक भूल जाते। और यही होता था कि बच्चे कहते थे ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गई, उन्होंने सिलेबस में मेंशन नहीं किया था, ना हमें पता होता था ये। तो अब ये बात अपने दिमागों में रखिएगा कि तमाम कोविड से रिलेटेड आपकी नॉलेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कोविड से रिलेटेड अब आप कहेंगे कौन कौन से कोर्स पढ़े, तो आप अगर फेडरल की बुक भी ले लेते हैं ना, और आपके पास सिम कोड भी है, तो समझिए आपने तमाम कोर्स को कवर कर दिया। यानी आप अगर एक बार, ऐसे बिल्कुल भी ना देखें, एक बार जो भी टॉपिक थोड़े थोड़े एक साथ तो नहीं पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े जो हम आपको पढ़ा दें, उसको घर जाके या तो उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो फेडरल की बुक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, और उसे एक बार गो थ्रू जरूर करो कि आज हमने क्या पढ़ा था और वहां पे क्या है। बहुत डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी फर्क पड़ जाता है। या कम से कम पढ़ने के बाद उस फेडरल की बुक में से समरी जरूर एक बार रिकॉल कर लो, पूरा चैप्टर नहीं रीड कर सकते, और उसके एमसीक्यू जो एक्सरसाइज में मौजूद है वो सब। इसी तरह जो फेडरल वाले में सही है, वो सिम बोर्ड की जो है वो बुक को अपने पास करके उसका पीडीएफ या उसको खरीद लें, और आप उसके जो है वो एमसीक्यूज या उसके ग्लॉसरी पर एक बार नजर जरूर दें। सही है, ताकि आप एक सेम पेज पर हैं, एक साइड पे ना रहें, एक कोना पकड़ के, या हम सेम बोर्ड को पढ़ लिया था, या हम ए लेवल्स के हैं, या हम जो है वो आप बोर्ड के हैं, तो हम इसी से रिलेटेड हैं। तो पेपर बनेगा ओवरऑल इशू वाइज, तो हमें तमाम चीजों के बारे में। सही है, ये तो हो गई इस ये क्लियर बात, क्योंकि मैं अंदाजा था ई के बाद ये लोग जान जाएंगे और कुछ इस तरह की चीजें जो है वो आपको बोलना शुरू करेंगे, तो बहरहाल वो काम शुरू। तो अब हमारे पास वक्त कम है और काम ज्यादा है। सही है, हम अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें से मेजॉरिटी क्या आ सकता था, कैलकुलेशन। तो हमने हर तरह की कैलकुलेशन फिर बता दी। आपके न्यू सिलेबस में एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेंशन नहीं है, लेकिन हमने सीखा, वो सिखाया है कि वो हमारे पास पास पेपर्स में कई जगह पर नहीं है। जब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाती हूँ तब वहां पर बफर और एसिड बेस का कंसेप्ट मिले, ताकि आप थोड़ा सा अगर आउट ऑफ सिलेबस भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम कम से कम सेफ साइड पे रहें कि हम वो पढ़ के हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, या आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारे पास सेकंड टॉपिक विच इज नोन एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। सही है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर वो है जिसमें डेरिवेशंस की और सारी कहानियां थी और पता नहीं क्या क्या था, और एक वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो पीएचडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और वो हमें कहता है कि क्या क्या पढ़ना है, काम को रिकॉल करो। हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, हमें पढ़ना है वहां पर क्वांटम नंबर्स, हमें पढ़ना है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स,
हमें पढ़ना है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए ये होने का पढ़ना, लेकिन इसमें से बीच में से क्या स्किप कर गए हैं, बहुत। चलिए बहुत हम पूरा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगा, खुदा ना उस पर जरूर अमल कर लीजिएगा, सिर्फ इस पे फोकस मत करिएगा। देखो अगर बिलो एवरेज पढ़ना है तो फिर तो किसी इंस्टीट्यूट पर बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ती बच्चे। लेकिन अगर एवरेज और आपको अबव एवरेज रहना है तो कम से कम उन गाइडलाइन को जरूर फॉलो करो जिसके लिए आप ध्यान रखें। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप जानते हो कि हम एटम की बात करते हैं, और एटम के एक साइड क्या मौजूद है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हम तो सिर्फ कुछ बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ही जानते हैं, जिसमें से हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। चलिए जब मैं आपसे ये बात कहूँ ना कि मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो आप भी इसकी बात को जानते हैं कि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज। सही है, और ये क्या है, अगर आपसे मजीद पूछा जाए तो ये आपके पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में मौजूद। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का मतलब ये है कि आपके पास न्यूक्लियस से आउटसाइड मौजूद है। अगर सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है तो इसके आउटसाइड रहने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर मौजूद है या आउटसाइड में है। ये लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब आप जानते हैं जिसका वेट क्या है, सबसे कम, इसलिए ये आसानी से क्या करता है। अच्छा, फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, आपको याद याद तो आप साइंटिस्ट कहते हैं क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं और क्रूक्स ट्यूब भी कहते हैं। सही है, क्रूक्स ने हमें बताया था कि आप इसको कहते हैं एक और नाम से, और आप कहते हैं कि क्रूक ने हमें जो डिस्कवरी बताई थी तो एक बेस की थी, और उन बेस का नाम क्या था, कैथोड बेस। सही है, क्या नाम था, कैथोड बेस। फिर इन कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज को किसने पढ़ा था, कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज को जिस साइंटिस्ट ने ज्यादातर किया, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, जे थॉमसन। और उसी ने कहा कि कैथोड रेस एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज किससे मिलती मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सही है, ये किसके बारे में बात है, इलेक्ट्रॉन, जिसका सिलेबस में नाम नहीं है लेकिन एक बात याद रखना था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डिस्चार्ज ट्यूब नहीं, और डिस्चार्ज ट्यूब नहीं तो हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के भी चांसेस नहीं, दैट इज नोन एज द डिस्चार्ज। इसीलिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बात। अच्छा, आप कुछ बच्चे ये समझते हैं कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसको डिस्कवर करने वाला प्रोब है, ये जे थॉमसन। सही है, इस डिस्चार्ज ट्यूब को सबसे पहली बार जिस साइंटिस्ट ने बनाया वो है हेनरिच बिस्लर। सही है, उस पर उसको नोबेल प्राइज मिला। हेनरिच बिस्लर आपके सामने, उसने क्या बनाई थी, डिस्चार्ज ट्यूब। उसको यूज किसने किया था, क्रूक ने। क्रूक ने किसे डिस्कवर किया था, कैथोड रेस। और वो कैथोड रेस क्या कर रही थी, आप जानते हैं दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक क्या होता है, पॉजिटिव। आपने जिस टर्मिनल को नेगेटिव साइड से ज्वाइन किया उसे क्या नाम दे दिया, कैथोड। और आपने जिसे पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किया आपने उसे क्या नाम दे दिया, एनोड। अब इसने क्या कहा कि पर्टिकुलर एट लो प्रेशर, सही है, क्या कहा मैंने, एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पर कुछ रेस कैथोड से ट्रैवल करती हुई नजर आती हैं टुवर्ड्स एनोड। इस पर इसने क्या नाम दे दिया था, कैथोड। सही, ये बात क्यों बताई, जब मैं आपसे बात कर प्रोटॉन की तो आधी से ज्यादा बात इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। चलिए क्यों है, उसकी वजह, क्योंकि प्रोटॉन डिस्कवरी कहलाती है, अगर आपसे बात की जाए साइंटिस्ट की तो आप कहते हैं गोल्ड स्टील एक्सपेरिमेंट। देखो अब आप चाहे किसी भी जो है वो पैटर्न से पढ़ के बैठे हो,
लेकिन जिन साइंटिस्ट के नेम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ना उसका साइंटिस्ट नेम आपको बताऊं। सही है, लाजमी का जो हमारे टॉपिक से हिस्सा है, क्योंकि पास मतलब कुछ बोर्ड जैसे आवाम बोर्ड या फिर आपके कुछ लेवल 3 लेवल, वहाँ पर अक्सर जगह पे ना साइंटिस्ट नेम या कंट्रीब्यूशन के बॉक्स नेम दिया, लेकिन हमारे यहाँ एमसीक्यू बन जाता है साइंटिस्ट नेम। जैसे कि न्यूक्लियर मॉडल पर्पस वाई, न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की। सही है। गोल्ड स्टीन एक्सपेरिमेंट क्या जाता है, और ये गोल्ड स्टीन एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है, उसने डिस्चार्ज ट्यूब की यूज और इसमें कैथोड बनाया परफोरेटेड। सही है, क्या बनाया उसने? कैथोड परफोरेटेड। रीजन क्या है परफोरेटेड का, ये भी मैं आपको अभी डिस्कस कर दूंगी। लेकिन ये कहलाता है वैक्यूम पंप, और इस वैक्यूम पंप से हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? टू रिड्यूस प्रेशर। हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं? कम। सही है, वैक्यूम पंप को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? ताकि हम इनसाइड ट्यूब क्या करें? प्रेशर कम करें। सही। फिर आपके पास ये क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज परफोरेटेड क्या? सही, क्या नाम कहलाता है? परफोरेटेड। परफोरेटेड क्यों कहा जाता है? स्मॉल होल्स आर प्रेजेंट। और जिस प्रेशर पे बनती है वो भी अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। कितना लो प्रेशर है? 0.01 मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर कैथोड रेज बन गए। सही है जी, 0.01। अब आपके पास और याद रहे आप किस प्रेशर पर मौजूद हैं? आप मौजूद हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो सोचे एक साइड ट्यूब ने कितना प्रेशर कम किया है? दैट इज 0.01 मिलीमीटर। अब कैथोड रेज बन रही है और आप जानते हैं इसके अंदर क्या मौजूद है? गैस मॉलिक्यूल्स। ये जो कैथोड रेज है ये जैसे किसी गैस मॉलिक्यूल के साथ क्या करती है? स्ट्राइक करती है। पहले सुन लें, समझ लें। सही, जैसे ही कैथोड रेज किसी गैस मॉलिक्यूल के साथ क्या करती है? स्ट्राइक करती है। जैसे ही स्ट्राइक करती है गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? हाइड्रोजन। सही है, क्या हो जाता है? हाइड्रोजन। एटम है ना, ब्रेक हो गया। ब्रेक हुआ तो पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है, ये आपके पास जो नेगेटिव चार्ज था वो तो कैथोड रे के साथ ही आगे चला, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज था ना वो आपके पास यहाँ से ट्रेवल करता है। ट्रेवल करता हुआ नजर नहीं आता क्योंकि एक विजिबल रेज है। हमें कैसे पता चला कि ये रेज यहाँ पे जा रही है? ये जो स्मॉल होल है ये इसमें से गुजरकर वॉल ऑफ ट्यूब के साथ क्या करती है? स्ट्राइक।
और स्ट्राइक करने के बाद यानी जितनी तेजी से ये इस बॉल के साथ जाके क्या कर रहे हैं, उतना ही ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं। मुझे ट्रेवल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है कोई पार्टिकल, लेकिन मुझे कहाँ नजर आ रहा है, एट द बैक साइड ऑफ द क्या। तो क्यों ऐसा, यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा होता है, हो सकता है बन रही हो, लेकिन इससे स्ट्राइक करके क्या होगी, वो खत्म हो जाए। और हम ये समझते हैं कि यहाँ पर जो ग्लो आ रहा है, चाहिए दैट फ्लोरेसेंट हियर, दैट ग्लो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैथोड रेज। क्या हमारे दिमाग में उसका कैथोड रेज है, लेकिन अब हमें पता चलता है कि नहीं, यस देयर आर पॉजिटिव रेज, इसीलिए इन रेज का नाम जो रखा गया वो क्या कहा गया, कैथोड। और क्या नाम दिया जाता है इसको, पॉजिटिव। चलिए एक और बात याद रखिए, इसे आप कभी भी एनोड रेज नहीं, जैसे वो कैथोड रेज है ना, ये क्या नहीं है, एनोड रेज। क्यों, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द एंड। सही है, ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है, बाय द आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। सही है, किसकी वजह से बन रही है, आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसीलिए हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव रेज और कैथोड रेज, जब इनकी भी प्रॉपर्टीज हमने जो है वो स्टडी की, तो बाद में जाकर हमने इसे क्या नाम दिया, प्रोटॉन्स का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। कैसे पता चला, क्योंकि वो कैथोड की तरफ है। सही है, क्या ये ट्रेवल कैसे करती है, यस दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बात हमें कैसे पता चल रही है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जहां पर होल मौजूद है या कैनाल मौजूद है, बिल्कुल उसके बैक साइड पे फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस करती है। अगर ये वेवी फॉर्म में करती है, अगर ये रिफ्लेक्ट करती है, अगर ये अपना एंगल चेंज करती है, तो इसका मतलब है द बैक साइड ऑफ कैथोड ये कभी भी नजर नहीं। सही है, ये ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन है। इसका E अपॉन M रेशियो, E stands for charge and M stands for, जे थॉम्सन ने आपने से ये फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, उसने चार्ज मास रेशियो निकाला है जितनी भी दुनिया में चार्ज हो। E अपॉन M रेशियो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट गैसेस। ये भी इंटरेस्टिंग बात, इसका मतलब कैनाल रेस डिफरेंट बन रही है अगर मैं यहाँ पर गैस की नेचर क्या कर दूं, कैथोड रेस में मैंने आपसे कोई ऐसी बात नहीं है, इसका मतलब है कि गैस की नेचर पर कैथोड रेस डिपेंड नहीं करती, लेकिन कैनाल रेस क्या करते हैं, गैस के नेचर पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड। इसका मतलब ये जो कैनाल रेस है या अपने जो प्रोटॉन्स बैठ रहे हैं, ये डिपेंड करते हैं किस पर, दो चीजों पर। पहला नेचर ऑफ गैस, दूसरा मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन या मटेरियल ऑफ कैथोड। कैथोड अगर परफोरेटेड नहीं होगा तो आपको कैनाल रेज बनती हुई नजर नहीं है। कैनाल रेज नहीं बनेगी तो आप उसे प्रोटॉन नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि आप जिससे प्रोटॉन कहते हैं उसे आप पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज से डिस्कवर करते हैं। फिर इसके मास का भी डिफरेंस है। जब मैंने एक कैनाल रे को कंपेयर करवाया एक कैथोड रे से, क्या कहा मैंने, एक कैनाल रे को किससे कंपेयर करवाया, एक कैथोड, तो ये हेवियर था। कितना हेवियर था, 1840 टाइम। ये इतना हैवी है, इसीलिए तो प्रोटॉन पे ट्रेवल ही करते हैं, कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में। सही है, वो हेवियर है। और अगर आपसे कभी ये पूछे अच्छा प्रोटॉन हेवियर है या इलेक्ट्रॉन हेवियर है, तो आप हमेशा क्या कहते हैं, सही है, फिर आपसे कहा जाए अच्छा इलेक्ट्रॉन कितना लाइट है, इलेक्ट्रॉन कहते हैं 1/1840 टाइम्स क्या है, लाइट का। इसीलिए तो वो क्या करता है, आउटसाइड में न्यूक्लियस क्या करता है, ट्रैवल रिवॉल्व करता है। Is this clear? That is known as the discovery of canal rays, या फिर आप उसे क्या कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव आयंस। सही है, नोट डाउन करें। और फिर उसके बाद मेरा एक काम नोट डाउन करें ताकि फिर हम आगे बात कर सकें जल्दी से।
जे थॉमसन ने जी जी कैथोड के डिस्कवरी करने के लिए प्रॉपर्टीज स्टडी करती है इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्रोम का नाम लिया था।
उसके जब आप उसके लिए कुछ सर्च करेंगे ना और मजीद एक बात सीखते हैं differentiate between cathode rays and canal rays. Differentiate between cathode rays and canal. कैथोड रेज और कैनोड सही है। इसमें तकरीबन 3 से 4 डिफरेंसेस को सर्च कीजिएगा। इससे होगा ये कि आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा और क्लियर और आपको पढ़ने में भी जरा आपको जरा स्ट्रॉन्ग पोजीशन लगेगी कि हाँ हमने पॉजिटिव प्लेस कर। अच्छा अब अगर हिस्ट्री के मुताबिक चले तो इसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन नहीं हुआ, इसके बाद आ जाता है रेडियो एक्टिव प्लेस। आपके सिलेबस में कहीं पर नाम नहीं है रेडियो एक्टिव प्लेस का, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं कि रेडियो एक्टिव रेस का मतलब ये है कि आप बात कर रहे हैं अल्फा रेस की, बीटा रेस की और गामा रेस। सही है। अगर आप रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो ये बात याद रखें एटॉमिक नंबर 82 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास रेडियो एक्टिविटी है। सही है। एटॉमिक नंबर 82 82 किसका है? लेड का है, टीवी का है, और उसके बाद जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है आपके पास? रेडियो एक्टिव। क्यों है? क्योंकि उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। वो रेडियो एक्टिव क्यों है? क्योंकि उनका न्यूक्लियस क्या है? अनस्टेबल। अनस्टेबल कैसे हो गया? क्योंकि न्यूक्लियस बड़ा हेवी हो गया, वहां प्रोटॉन भी है और वहां न्यूट्रॉन भी। तो होता क्या है कि वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होने की वजह से या तो ब्रेक होता है, ब्रेक होता है तो उसमें से रेस एमिट होती है। और वो रेस कितनी तरह की है? 3 तरह। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा रेस किसके जैसी है? हीलियम के जैसी। बीटा रेस किसके जैसी है? इलेक्ट्रॉन के जैसी। गामा रेस किसके जैसी है? मास पार्टिकल जैसी। उसका मास ज्यादा है लेकिन हम उसको न्यूट्रॉन से कंपेयर करते हैं। अल्फा रेस में चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। बीटा रेस में चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। सही है। और गामा रेस में चार्ज क्या होता है? चार्ज लेस। फिर आपसे कोई पूछे अच्छा बताओ तीनों रेस में से पेनिट्रेशन एबिलिटी किसकी अच्छी है? सही है, गामा। कोई आपसे पूछे अच्छा सबसे बेस्ट वन आयोनाइजिंग पार्टिकल्स कौन से हैं? तो आप क्या कहेंगे? देखो मैंने आपको ना स्पेशल क्या किया है, एक रिमाइंडर। सही है। कोई आपसे पूछे अच्छा बताओ सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? तो आप क्या कहेंगे? गामा। कोई आपसे पूछे कोई सबसे ज्यादा फोटोग्राफिक प्लेट को कौन डिस्टर्ब या फोटोग्राफिक आपने जो एक्सरे फिल्म देखते हैं इसके बाद आप एक्सरे प्रिंट लेते हैं तो आप वहां पर सर्जिकल फ्यूजन को इस्तेमाल किया आप उसे रखें जो भी फोटोग्राफिक फिल्म या उससे वो बोलेंगे सबसे बेस्ट का एग्जाम। और मैं तीनों रेस को यहाँ से खड़े होकर हिट करूँ ना सबसे तेजी से पहुंचेगा कैमरा और सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय भी किसने किया होगा, सबसे ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स भी किसने लिए होंगे। सही है। फिर एक और काम मैंने जहां की पोजीशन बताई यानी मैं यहाँ की बात करती हूँ, मैं यहाँ से करोगे मैं हिट कर दूँ तो सबसे स्लो कौन सा है? देर में कौन जाएगा? अल्फा। और जिनकी देर वो एयर में रहता है उनकी देर में वो चीजों को क्या कर देता है? आयोनाइज। इसीलिए हम उसे कहते हैं कि अल्फा सबसे बेस्ट वन क्या है? आयोनाइजिंग एजेंट। सही है। ये सारी बातें मैंने आपसे रिकॉल करवाई है जबरदस्त, ये सोचने पर मजबूर करने के लिए और कुछ नहीं। तो वो में 3 से 4 पॉइंट का डिफरेंसेस का पॉइंट है, लेकिन आपने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बताया, इसका मतलब आपके दिमाग में है। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि रेडियो एक्टिविटी कहीं नजर नहीं आया तो रेडियो एक्टिविटी है नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हमने पढ़ा होगा। सही है। क्योंकि अगर रेडियो एक्टिविटी ना होता तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसके ऊपर बेस करती है? आर्टिफिशियल रेडियो। किस पर डिपेंडेंट है?
आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव। तो एमसीक्यू बना, which one of the following subatomic particle is due to the artificial radioactivity? अब वो क्या कह रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी कहीं सिलेबस में नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में सवाल बनता है। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में अगर मैं आपसे कहूं तो न्यूट्रॉन में डिस्कवरी डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकती थी आप, क्यों नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि जब तक आपको रेडियो एक्टिविटी का कांसेप्ट नहीं होगा ना, आप बात नहीं कर सकते। कौन सा सबएटॉमिक पार्टिकल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से आता है, न्यूट्रॉन। कैसे आया था, एक एक्सपेरिमेंट था, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, चैड्रिक्स एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या था, बेरिलियम आप सब जानते हैं, है ना, ग्रुप 2 का एलिमेंट, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है, और हमने किसी रेडियो एक्टिव माना था, जिनका एटॉमिक नंबर किससे ज्यादा होगा, 86। इसका तो एटॉमिक नंबर 4 है। क्या ये रेडियो एक्टिव है, तो ये नेचुरली अपने रेडियो एक्टिव है। हमने क्या किया इसे, हमने इसे अल्फा रेंज से हिट कर, किससे हिट कर दिया, अल्फा। अच्छा, मैंने अल्फा का सिंबल बनाया है, लेकिन मैंने इसके साथ 2 और 4 मेंशन किए, क्योंकि इसका मतलब रेडियस लाएगा हीलियम न्यूक्लियर। अब आप जानते हैं अल्फा रेंज कोई ऐसा तो है नहीं कि जाएगा और एटम को क्रॉस करके चला जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड तो इतनी नहीं, सही है। तो अब ये क्या करेगा, जाकर एब्सॉर्ब हो जाता है। जब एब्सॉर्ब हो जाता है तो क्या होगा, क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट बनना चाहिए था, 4 प्लस क्या हो जाए 6 से, 5 प्लस 4 होना चाहिए था 13, लेकिन हमें क्या मिलता है 12। और यहाँ पर एक मास पार्टिकल बड़ी तेजी से क्या होता है, इमिट, और से लिखते हैं 9 प्लस 4 क्या होना चाहिए था 13, मिल क्या रहा है 12। मेरा ख्याल है आप लोग एलिमेंट पहचान चुके हो, एंड दैट इज, लेकिन एक मास नंबर का मास नंबर वहां से इमिट हुआ, और हमने इसे यहाँ नाम देखना, हमने कहा ये मास यूनिट यहाँ से निकलता है, और ये मास यूनिट क्योंकि क्या है, चार्जलेस है, और हमने इसे न्यूट्रल होने की वजह से क्या नाम यहाँ पे दे दिया था, न्यूट्रॉन। क्या नाम दे दिया था, न्यूट्रॉन। तो ये कहलाता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हम इसके बारे में ना कभी भी पता नहीं लगा सकते, ये बात हमेशा याद रखना, सही है। क्यों नहीं पता लगा सकते थे, कि हमारी बात तो कंप्लीट हो गई, एटम में जितना नेगेटिव है उतना क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब है हमारी बात तो सही हो गई, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या है, प्रोटॉन, सही है। तो ये बात ओमिट कैसे हुई, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लें। हाइड्रोजन है 1:1, हीलियम क्या है 2:4, और लिथियम क्या है 3:7। अच्छा, हम क्या समझते रहे, हम ऐसे समझते हैं हाइड्रोजन हीलियम से टंगस्टेन है, या हम इसको ऐसे समझते थे कि हाइड्रोजन के मुकाबले में हीलियम 2 टाइम्स क्या होगा, मोर मास रखते। जब हमने एक्चुअली उसे मेजर किया ना, तो हाइड्रोजन हीलियम से 2 टाइम्स ज्यादा नहीं है, हाइड्रोजन हीलियम से कितने टाइम्स ज्यादा है, 4 टाइम्स। हम क्या समझ रहे हैं, 2 टाइम्स, और वो कितना हेवियर निकला, 4 टाइम्स। भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, और हीलियम का कितना है, तो डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 टाइम्स। हम तो समझ रहे थे 2 टाइम्स होना चाहिए, जबकि ये कितने टाइम्स निकल रहा है, 4 टाइम्स। तो आखिर ये मास यूनिट आया कहाँ से, ये साइंटिस्ट के लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कि हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो अंदर 2 प्रोटॉन है, इसका मास आना चाहिए, ये 2 एक्स्ट्रा मास यूनिट अंदर वहां से आ गया, क्योंकि उस वक्त हम न्यूट्रॉन को नहीं जानते। इस तरह से ये क्वेश्चन मार्क आना शुरू हुआ, या फिर न्यूक्लियस में ऐसा कौन सा और मैसिव पार्टिकल मौजूद है इसकी वजह से एटॉमिक मास पर फर्क पड़ता है। फिर हमने कहा शायद हीलियम तो तकरीबन नोबेल गैस है, इसका तो बिहेवियर ही सबसे अलग होता है। तो चलो हम हीलियम को देखकर देखते हैं। तो हम समझते रहे हैं हाइड्रोजन और हीलियम में 3 टाइम्स डिफरेंस आएगा, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम में कितने टाइम डिफरेंस आएगा, इसका मतलब है हम सोच रहे थे 3 टाइम्स, बल्कि वो तो कितने टाइम्स आ रहा है 7 टाइम्स, एंड इट इज टू मच। इसका मतलब है
आप समझते हैं उसका मास यूनिट होना चाहिए था 3, एक्चुअली उसका मास यूनिट कितना आ रहा है 7, इसका मतलब है 4 एक्स्ट्रा कहां से आया। दैट इज द क्वेश्चन मार्क फॉर द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। तब हमें पता चलता है एटम में कोई चार्जलेस पार्टिकल भी मौजूद है व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन। इज इट क्लियर? तो आपने भी क्या पढ़ा, आपने 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में क्या था, इलेक्ट्रॉन, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या पढ़ी थी, डिस्चार्ज, और क्या पढ़ा, कैथोड रेज। दूसरी चीज क्या थी, प्रोटॉन, और उसको आपने क्या पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज और उससे रिलेटेड। तीसरी बात आपने क्या पढ़ी, न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर होता है, आपसे कोई पूछे क्या नेचुरल रेडियोएक्टिविटी से या आर्टिफिशियल, तो आप क्या जवाब देंगे, आर्टिफिशियल। और वो कैसे डिस्कवर होगा, उसकी ये इलेक्ट्रॉनिक जो है, सॉरी, ये न्यूक्लियर रिएक्शन आपको उसका याद, अक्सर सिर्फ ये इक्वेशन देखी जाती है और पूछ लिया जाता है कि दिस इक्वेशन इज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, तो आपको क्या पता हो। ये बात मैंने आप सबको क्यों रिकॉल करवाई, फिर बता दूं, आप सब अलग अलग मैथड से हो, किसी ने ये पढ़ा होगा और किसी ने ये नहीं पढ़ा, तो ये क्यों ना ये नंबर को सिक्योर करते चले जाए, चाहे हमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन 100%। पहले बताइए यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम। मैंने भी यही कहा, यहाँ पे मेरा सेंटेंस नहीं सुना शायद। मैंने आपसे कहा कि कैथोड रेज की डिस्कवरी में किसका नाम आता है, तो लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में किसका नाम आता है, सही है, मैंने ये सेंटेंस कहा, सही। फिर आते हैं आगे, फिर एक और बात बता दो, प्रोटॉन के लिए कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज भी जे थॉमसन ने की, लेकिन कैनाल रेज में हम ज्यादातर नाम देते हैं गोल्डस्टीन, सही है, क्योंकि उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जितना नेगेटिव होगा उतना क्या होगा पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ तक हो गई हमारी बात, इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट जो भी है जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिक्सर है, फिर मैंने आगे बढ़ जाना है, क्या ये प्रोटॉन वाला पार्ट रिलीज कर। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की डिस्कवरी में किस साइंटिस्ट का नाम आएगा, निशा रदरफोर्ड। तो यहाँ से ये कहना कि रदरफोर्ड मॉडल क्या है, तो आप कहेंगे रदरफोर्ड मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता, हमने उसे कैंसिल कर दिया है, अब वो हमारे पास केमिस्ट्री की हिस्ट्री में नहीं नाम लिया जाता, लेकिन रदरफोर्ड का नाम हिस्ट्री में सिर्फ इसलिए रह गया क्योंकि उसने हमें सबसे पहली बात क्या बताया था, न्यूक्लियस, सही है। इस एक्सपेरिमेंट का ना एक और नाम भी, और उसे आप नाम से जानते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, सही है, किस नाम से जानते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या किया था इसने, मैं 3 बातें से डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि आपको याद रहे। उसने ली यहाँ पर अल्फा गन, इसमें से अल्फा पार्टिकल इमिट हो, और इस पर्पस के लिए उसने जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया उसका नाम था पोलोनियम, सही है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और उसमें से अल्फा रे ज्यादातर इमिट होती है। जिस तरह आपके पास आपके कैमरा में क्रॉप मौजूद है ना, कि क्रॉप कर लेते हैं आप इमेजेस को, इसी तरह उसने यहाँ पे लगाई स्लिट। स्लिट क्या करता है, टू अवॉइड वेस्टेज
ऑफ अल्फा पार्टिकल। सही है। किसे वेस्टेज से बचाने के लिए, टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी जितने भी अल्फा पार्टिकल्स गुजरेंगे तो सब इसी के दरमियान से गुजरेंगे, कहीं और नहीं है। फिर उसके बाद उसने यहाँ पे लगाया गोल्ड फॉइल। तो ये आप जानते हैं बिल्कुल वैसे जैसे एल्यूमिनियम फॉइल आप सबने देखा होगा, इतनी ही थिकनेस के साथ कौन मौजूद है, गोल्ड फॉइल। गोल्ड क्या है, एक एलिमेंट है। एलिमेंट है इसका मतलब एटम से है। एटम है मतलब इसका कोई सेंट्रल पार्ट होगा और उसमें क्या मौजूद होंगे, आउटसाइड न्यूक्लियस नंबर ऑफ शेल्स। सही है, ये थी एक अरेंजमेंट। और इस तो आपके पास फर्स्ट पे उसने क्या रखा, उसने फर्स्ट पे रखा है अल्फा ग्रुप, पे रखा स्लिट, फिर क्या रखा उसने गोल्ड फॉइल। सही, और फिर इसने यहाँ पे लगाई स्क्रीन। और ये स्क्रीन, जितनी भी स्क्रीन है ये सब किससे बनी होती है, केमिकल कॉम्पोजिशन। मैंने फॉर्मूला लिखा है, दैट इज जिंक सल्फर। सही है। अब क्या होगा, इसने अल्फा रेज को बॉम्बार्ड करना शुरू, इस पर गोल्ड फॉइल, इस गोल्ड फॉइल पर जब इसने बॉम्बार्डमेंट, जितने भी अल्फा पार्टिकल्स या बीटा या गामा है, दे आर इनविजिबल, में नजर नहीं आते। अगर हमें नजर आ रहे होते तो दुनिया आज वर्ल्ड वॉर 3 के लिए ना इतना परेशान नहीं होती। तो उसे पता है कि अगर ये एटॉमिक एनर्जी यूज हो गई तो ये सारा का सारा क्या है, रेडियो एक्टिव रेज है, जो हजार का साल तक रह जाएंगे और खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। उसकी सबसे वर्स्ट एग्जाम्पल हम सबके लिए मौजूद है, हिरोशिमा और नागासाकी वाला, जो हमारे पास इंसिडेंट हो चुका है 1946-47 के दौरान। और आज तक वहां पर जितने भी न्यूबॉर्न डीएनए हैं या जितने भी आपके पास प्लांट ग्रो होते हैं, वो सब डिफेक्टेड डीएनए के साथ, क्योंकि वहां क्या हो चुका है, रेडियो एक्टिव रेस उसके अंदर कैप्चर की, उसके असर आ चुके हैं। तो ये जो रेस हम यहाँ पे ले रहे हैं ये हमें नजर नहीं आए, फिर हमें कैसे पता चल रहा है कि ये बिल्कुल से स्ट्रेट है। सही है, कैसे पता चला, क्योंकि ये इस स्क्रीन पे जाके क्या कर रहा है, फ्लोरेसेंट क्रिएट। अब हो क्या रहा है, मैं यहाँ से यहाँ तक कैसे ट्रेवल कर सकती हूँ, जगह है, लेकिन मैं यहाँ से वहां तक ट्रेवल नहीं कर सकती हूँ, वहां जगह नहीं। तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास इन स्ट्रेट लाइन। इस लाइन का मतलब समझना आता है, एटम में से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कहाँ पास कर गए, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्या आप सब जानते हैं कि एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या होगा, पानी। पानी के मतलब शेल्स हैं या फिर क्या होंगे, ऑर्बिट्स होंगे। सही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो जिस रास्ते पर गए उस रास्ते पर जाते जाते डिफ्लेक्ट हो लार्ज। हमें कैसे पता चल रहा है, ना तो वो मुझे इस स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं और ना ही वो मुझे वापस आते हुए नजर आने का मतलब ग्लो प्रोड्यूस नहीं। और उसने सबसे बड़ी चालाकी भी एक और की, काउंटेड अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए। तो 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से ज्यादातर आपको कहां पर नजर आते हैं, एट द स्टोन, यानी कि ग्लो प्रोड्यूस कर, कुछ कहीं पे मिले ही नहीं, ना वापस आए, ना ही मुझे जो है वो स्पीड पे मिले, बल्कि वो रिफ्लेक्ट हो गए किस पर, एट द लार्ज एंगल। इसका मतलब क्या हो सकता है, दो बात। पहली बात हो सकता है वो एटम में से गुजर रहा है और बीच में कोई चीज उसको मिलती है और उससे हिट कर गया और हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट हो कि अल्फा इज लाइटर भी, और हो सकता है जिससे वो हिट कर रहा है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। दूसरी एक और बात हो सकती है, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव थे और हो सकता है कि आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव ने दूसरे को क्या कर लिया हो, see there are so many constant जो है वो disturbances। लेकिन इस सब के अंदर आपके पास एक जो बात यहाँ पर नजर आती है वो ये कि एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते पर गया उस रास्ते पर वापस, जिस रास्ते पर गया उस रास्ते से क्या हो गया, वापस।
सही है ना, ये तो बिल्कुल वैसे ही है। मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ और मैंने ये टेबल नहीं देखी और मैं इससे टकरा दूँ। सही है, तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही, यानी अल्फा पार्टिकल ट्रेवल तो कर रहे होंगे, लेकिन ट्रेवल करने के साथ साथ उनके साथ प्रॉब्लम क्या होगी बेचारे के साथ, वो जा रहा होगा, ज्यादा नहीं किसी चीज से हिट कर, अगर वो बाउंस बैक हो रहा है तो कौन स्ट्रॉन्गर है, अल्फा पार्टिकल या फिर वो बॉडी, तो बॉडी। आप तो फिजिक्स में ये बात पढ़ते हैं, जब लाइटर बॉडी हेवियर से टकराती है तो हेवियर को से फर्क पड़ता है लाइटर, यहाँ पर भी तो क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल जाता है, इसका मतलब है एटम के सेंट्रल पार्ट में मैसिव बॉडी मौजूद है, या सेंट्रल पार्ट एक मैसिव या ज्यादा मैसिव, इसीलिए अल्फा पार्टिकल गए और उसी रास्ते पे क्या होगा, कांग्रेस कर। तीन बातें निकाली यहाँ पर गलत हो, पहला मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट लाइन, दूसरा सब डिफ्लेक्टेड, तीसरा 1 out of 8,000 बाउंस बैक। क्या कहा, जरा दोबारा बताइए। 1 out of 8,000 क्या हो रहा है, बाउंस बैक। जिस रास्ते पर गया उस रास्ते से क्या हो गया, वापस आया। और इसी वजह से उसने कहा एटम का सेंट्रल पार्ट जो है तो उसका सबसे ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, जहां पर एटम या सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं वो जो ज्यादा है, और वो कौन कौन के, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सही है, सिर्फ इस एक बात को बताने के लिए मैंने आपसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बात की है, ताकि आपको ये रियलाइज कि न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया था, रदरफोर्ड। शेल्स का मॉडल किसने दिया था, बहुत सही है, वो डाउन करेंगे। आपने क्या ये हमारे लिए लगते हैं आसान, ये हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कि ये पता नहीं कहाँ से पॉइंट उठाकर एक सीधी बना कर दे देते हैं। अगर हमने पॉइंट मिस किया तो हमारे पास हम उसे मान, तो ये इसलिए छोटी छोटी बातें आपको बताओ, जैसे मैं नहीं बताती, मैं आपको सिर्फ ये कह देती स्लेट, लेकिन स्लेट का पर्पस बताओ कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्लेट से गुजर। गोल्ड फॉइल क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड एक हेवियर है और फॉइल की फॉर्म में बड़ी आसानी से एग्जिस्ट करता है। आपका सवाल होना चाहिए था इसके अलावा कोई दूसरे एलिमेंट भी यूज करना, आप कहूंगी यस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन हमने क्या पढ़ा, हमारे हमारे काम की चीज यहाँ पर तीन बात, वो ऑब्जर्वेशन जो लगा हो गई थी, ज्यादातर पास हो गए स्ट्रेट लाइन क्योंकि एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या हो रहा था, कुछ चले गए डिफ्लेक्शन पर क्योंकि एटम, आपके पास जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव और उसके सराउंडिंग एरिया एटम का ध्यान है नेगेटिव।
चाहिए एक बाउंस बैक हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि एटम के सेंटर में क्या मौजूद है? हैवी बॉडी मौजूद है, जिसका डायमेंशन एटम के डायमेंशन मुकाबले में कुछ नहीं, इसीलिए एक ही बाउंस बैक। अगर इसका साइज ज्यादा हो या इसका रेडियस ज्यादा हो, एटम के रेडियस के मुकाबले में इसका रेडियस ज्यादा हो, तो ज्यादा बाउंस बैक होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? बहुत स्मॉल। पढ़ते हैं नेक्स्ट, प्लैंक्स क्वांटम। तो ये नाम सुना है प्लैंक्स का? क्या है ये? इंटेंसिटी, एनर्जी पैकेट्स, लाइट एनर्जी। 1900 की सबसे सक्सेसफुल थ्योरी मॉडर्न फिजिक्स या टेक्नोलॉजी जो आज आप देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ प्लैंक का। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नहीं होती तो बहुत मॉडल नहीं होता, क्वांटम नंबर से रिलेटेड बात नहीं है। यानी ये वो थ्योरी है जिसने मॉडर्न एरा ऑफ फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स की बुनियाद रख दी। चाहिए तभी हम इतना आगे बढ़े। इसलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आज भी हमारी मोस्ट ऑफ द सिलेबस का पार्ट नजर है। चाहिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में है क्या? प्लैंक ने सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसने ऑब्जर्व क्या किया था हीटेड बॉडीज। तो ये हीटेड बॉडीज, अब चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, हीटेड बॉडीज में से जो इमिटेड रेडिएशंस हैं उसने इन्हें ऑब्जर्व। ये और फिर उन्हें ऑब्जर्व करते हुए उसने दिए पॉस्टुलेट्स। क्या दिए उसने हमें? पॉस्टुलेट्स। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए प्लैंक ने काम किस पर किया है। प्लैंक ने काम किया था, उसने कहा किसी भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं, उसमें से इनविजिबल रेडिएशन एमिट हो। उन रेडिएशंस की इसमें स्टडी किया और हमें एक एक करके। किसी को याद है कोई पहला पॉस्टुलेट? सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आपके सिलेबस में ये नाम से मौजूद है। जो चीज नाम से मौजूद है ना, इसका मतलब है कि उसके पॉस्टुलेट हमें पता हो। बहुत ही पॉस्टुलेट भी आपको बताऊंगी ना, नाम से नहीं होती ये नाम, हालांकि वो नाम कहीं पर भी नहीं है बहुत, लेकिन मैं आपको अभी उसके बारे में एक वर्ड लास्ट के दूँ। लेकिन इसके ना पॉस्टुलेट आपको टाइम भी पता भी होना चाहिए। कैसे सवाल बनेगा, which one of the following is not a postulate of Planck's quantum theory। अगर आपको पॉस्टुलेट ही नहीं पता तो आप वहां पे डटे नहीं कर सकते। सही। यहाँ पर उसने हमें सबसे पहले एक बात बताई कि एनर्जी एमिट और एब्सॉर्ब डिसकंटिन्यूअस। किसी भी सब्सटेंस में से एनर्जी चाहे एमिट हो रही हो या क्या हो रही हो, एब्सॉर्ब, वो कंटिन्यूअसली नहीं हो, बल्कि वो क्या होगी? डिसकंटिन्यूअस। सही है। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये जो इमिशन और एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, सही है, वो होगा इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। इसमें होगा इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। उसने कहा कि जो एनर्जी किसी भी चीज में से एमिट हो रही है या एब्सॉर्ब हो रही है, वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स या बंडल्स के। और उसमें उन्हें क्या नाम दिया? क्वांटम। ये एक क्वांटम ज्यादा है, क्वांटम क्वांटम। अब आपसे उसने एक और बात, उसने कहा कि अगर ये एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट है, यानी अगर ये मुझे नजर आ जाए तो ये अगर इन फॉर्म ऑफ लाइट है, तो आप उसे अब क्वांटा नहीं कहेंगे, आप उसे क्या कहेंगे? फोटॉन। हम सनलाइट को सनलाइट अब ना भी कहें तो हम उसे क्या कह सकते हैं? फोटॉन। ये जो आर्टिफिशियल लाइट आपको नजर आती है, क्योंकि ये एनर्जी ही है, लेकिन ये एनर्जी फॉर्म ऑफ क्या है? लाइट है, तो अब आप उसे क्या कहेंगे? फोटॉन। फिर उसने एक और बात,
उसने कहा कि एनर्जी ऑफ जो है वो फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। पहले मुझे वर्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब बता दो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड या पर टाइम, पर यूनिट टाइम, यानी नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ एनी वर्ड पर यूनिट टाइम। कोई भी काम कितनी तेजी से हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, से आप क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। उसके यहाँ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या है? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही है, इसका मतलब जितनी एनर्जी उतनी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब उसने प्रोपोर्शनली साइन हटाया ना, तो उसने एक और बात यहाँ पे कही, उसने कहा यहाँ पर एक कांस्टेंट इंसर्ट करवा, एंड दैट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 6.625 10 to power minus 24 जूल सेकेंड। अगर थर्ड सेकेंड में पूछी गई तो याद रखते सिर्फ -27 आ जाएगी, आपकी वैल्यू क्या रहती है? सेकेंड। सही है, क्या कहा मैंने? 10 सेकेंड में है तो वैल्यू क्या रहेगी? -34 यानी 1 सेकेंड। लेकिन अगर हर्ट्ज में आ जाए, सही, यूनिट चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा? -20 सेकेंड। शॉर्ट ट्रिक है, याद। फिर एक और बात उसने कहा, यहाँ पर एक और सिंबल इंसर्ट करो, और उस सिंबल को उसने क्या नाम दिया है? और इसने यहाँ पर कहा ना नंबर ऑफ शेयर्स। इस वक्त इसने जो नाम दिया था दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। उसने कहा कितने फोटॉन? 1 है तो E इक्वल्स टू H के अंदर 2 है E इक्वल्स टू 2H